Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is important question of mathematics for class 10. So ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. आप इन्हें कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं या फिर इनका पिक ले सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगेन. सबसे पहले अपन लोग ऐसा करते हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. थर्ड चैप्टर में सबसे पहले क्या है कि हमको ये तीन चीज़ याद करनी होगी. ये क्या है कि आपको इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया होगा कि एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दी होगी और फिर उसको रिलेट करके आपको बताना होगा कि अगर A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं है तो उसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी. अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों इक्वल्स है तो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे और कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी. A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनमें A1 A2 और B1 B2 इक्वल हो और C1 C2 उसके इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन होगा और पैरेलल लाइंस होगी. सो ये अपन को याद करना है. इसे एक दो बार आप रोज देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. सो आगे इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन अभी करके देखते हैं इसको. जैसे कि अभी अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन है. सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं. यानी कि हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे में पुट करके इक्वेशन के थ्रू उसकी वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से. इसमें तीन मेथड से आपकी सब्स्टिट्यूशन है. पहला, दूसरा एलिमिनेशन है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर वज्र गुणन विधि है. तो तीनों मेथड से एक क्वेश्चन करके देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. किसी मेथड से आपके एग्जाम में आ सकता है, तीनों मेथड आपको आने चाहिए. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि सेकंड वाली इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे. सेकंड इक्वेशन छोटी है तो उससे एक्स की वैल्यू आ सकती है x + 2y = 4, यानी कि x = 4 - 2y. तो ये x की वैल्यू आ गई. तो अब पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको डाल देंगे. 7 × 4 - 2y - 15y = 2. 7 × 4 = 28 - 7 × 2 = 14y - 15y = 2. ये कितना हो जाएगा, -29y = 2. ये प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि -29y = -26. ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो 28 में से 2 चला गया, 26 आ गया. आपका माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/29. अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. ये वाली जो वैल्यू है ये हम डाल देंगे यहाँ पर. ठीक है, डालने में क्या होगा, x = 4 - 2 और y की वैल्यू क्या निकाली है, 26/29. यहाँ डाल देंगे x = 4 - 26 2 जा 6 2 12 का 2 1 हाँ से 2 4 5/29 116 - 52/29. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई. इसको माइनस कर दो, 2 4 6 5 6 11/29. ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का पूरा क्वेश्चन हो जाता है. इजी है, आपको समझ आया होगा ये. ठीक है, नेक्स्ट मेथड करेंगे हम अपना नेक्स्ट मेथड से. सो नेक्स्ट मेथड है आपका विलोपन विधि या फिर इंग्लिश में बोले तो एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को पूरा हटाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. अब कोई भी एलिमेंट कैसे, आपको कोई भी वेरिएबल कैसे क्या होगा, विलुप्त होगा या बोले तो एलिमिनेट होगा, जब वो दोनों सेम हो जाएंगे. तो यानी कि इसमें क्या किया जाएगा कि पूरी इक्वेशन, जो आपको दो इक्वेशन मिलेगी उसमें एक वेरिएबल को सेम करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो एलिमिनेट हो जाए और ईजिली हट जाए. ठीक है, या फिर ईजिली विलुप्त हो जाए, तो इसलिए इसका नाम विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन चलेगा. x + 4y = 3 और 2x + 3y = 4. मान लो ये अब क्वेश्चन है अपने पास. ठीक है भाई, इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम किस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो x को एलिमिनेट किया जा सकता है कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी इक्वेशन फर्स्ट वाली सेकंड वाली के इक्वल हो जाएगी. सेकंड वाली के इक्वल होने का मतलब है कि x और x इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर x और x इक्वल हो जाएंगे मैं दोनों को कट कर दूंगी. तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 2.
ठीक है भाई, 2 से क्या करूँगी, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 3 2 जा 6। सेकेंड इक्वेशन सेम रहेगी अपना, कि हमने उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये ऐसे ही आ जाएगी अपनी, उतर जाएगी। अब क्या कर देंगे, दोनों को डिडक्ट कर दूँगी मैं, दोनों को माइनस कर दूँगी। माइनस करने पे क्या होगा, आपका 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3y गए 5y, और 6 में से 4 गए 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2/5 आ गई। अब y की वैल्यू जो 2/5 आई है, वो किसी भी इक्वेशन में आप रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देती हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर मैंने y की वैल्यू रखी तो x प्लस 4 इंटू 2/5 इक्वल टू 3, यही रखेगा ना भाई। y की जगह मैंने क्या रख दिया, 2/5 रख दिया। सॉल्व करेंगे इसको, 4 2 जा 8 अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, प्लस में उधर जाके माइनस में, x इक्वल्स टू 3/1 माइनस 8/5, 5 3 जा 15 माइनस 8 अपॉन बाई 5, माइनस क्या 7/5 आ गई x की वैल्यू। तो कंप्लीट हो गया इस प्रकार ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो सेकंड के इक्वल, उसका एक वेरिएबल हो जाए, उसका एक वेरिएबल सेकंड इक्वेशन के इक्वल हो जाए, जो कि था 2x। जब 2x के इक्वल हो गया तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया एक दूसरे से डिडक्शन करने पे। फिर बाकी जो था 8 में से 3y घटा दिया 5y, और यहाँ 6 में से 4 घटा दिया 2y, 2 का 2 5 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, तो y की वैल्यू हो गई 2/5। यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे y की वैल्यू थी 2/5 वो रख दी, x प्लस 4 इंटू 2/5 इक्वल टू 3। तो 4 2 जा 8/5, उधर जाके माइनस हो गया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया आपने, तो x की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इक्वेशन के हिसाब से बनेंगे। सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन वो क्वेश्चन हो पाएंगे, तो उसके बाद वो सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन इट। चलो भाई, एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर बोले तो वज्र गुणन विधि से। ठीक है, मुश्किल नहीं रहेगा ये अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका 3 ये स्टेप बन जाता है। फर्स्ट बनेगा x, इसका फॉर्मूला भी है पर वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरीके से इसको करेंगे तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x y और एक कांस्टेंट, ठीक है, ये तीन ही होते हैं कि इक्वेशन में। x है या तो y की टर्म में है या फिर कांस्टेंट की टर्म में है, तो तीनों को क्या कर दिया हमने, एक्सप्लेन करके लिख दिया है। x की जगह पे क्या होगा, x की टर्म्स नहीं लिखेंगे, यानी कि बाकी जो टर्म बच गई 3 5 और बीच में 4 7। y की जगह पे क्या है, y की टर्म्स नहीं आएगी, यानी कि क्या आ जाएगा 2 और 3। और 1 की जगह पे क्या है, कांस्टेंट पे कांस्टेंट की टर्म्स नहीं आएगी, यानी कि क्या रह गया 3 और 5। अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, तो करते हैं। x के अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू y के अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 7 2 जा 14। कांस्टेंट के अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9। आगे इसको करते हैं। x के अपॉन में 21 में से 20 गया 1, y के अपॉन में -2 और 1/1। अब क्या करेंगे, एक बार x के अपॉन में 1/1 और एक बार y के अपॉन में 1/1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। सो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन, ऐसे निकलेगा ये। सो इसका आप पिक वगैरह ले सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों मेथड्स में पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के वाले क्वेश्चन इसमें कुछ होते हैं, ऐसे कि आपको पहले लैंग्वेज से इक्वेशन बनानी होगी और फिर आप इक्वेशन किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी NCERT है, एक्सरसाइज है ये शायद, हाँ ये एक्सरसाइज है 3.3। तो इसका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में कवर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा होता है रेगुलर चार्ज, तो रेगुलर चार्ज के अतिरिक्त लगाई गई दूरी पर भाड़ा या फिर किराया सम्मिलित किया जाता है, यानी कि कुछ दूरी तक तो नॉर्मल चार्ज लगता है और उसके बाद जैसे जैसे आप अपना किलोमीटर या फिर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से आपका और भी किराया बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं 10 किलोमीटर के लिए फ़िक्स किया हुआ है 105 रुपये, जबकि आगे के 15 किलोमीटर के लिए फ़िक्स किया हुआ है 155 रुपये। तो जो रेगुलर किराया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा टोटल करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यानी कि हम इसकी इक्वेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहती है बनाने, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई तो फिर तो आप सॉर्ट आउट कर ही देंगे किसी मेथड से जो भी आपको ईजी लगा। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले।
इसके हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि मान लेते हैं कि कोई जो रेगुलर चार्ज है वो x है, ठीक है, और आपका दूसरा टर्म क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। दूसरी टर्म आपकी क्या ले लेते हैं, y, और उसको हम क्या मान लेंगे, अपना डिस्टेंस। तो ये क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए इतना है, यानी कि 10y प्लस x, यानी कि x क्या है, एक रेगुलर चार्ज, और 10y उसका किलोमीटर इक्वल टू 105। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि आपका 15y क्या है आपका डिस्टेंस प्लस x इक्वल्स टू 155, यानी कि ये दो इक्वेशन आपकी हो गई है। अब इसे किसी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक अपना क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, इसमें वो आपका 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसकी भी इक्वेशन बनेगी भाई। तो इक्वेशन बनाते हैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके इक्वेशन काम इसलिए भी आएगी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आई थिंक पता नहीं 4 या 5, 3.4 या 5 में भी इसका क्वेश्चन है। सो वहाँ भी आपके यूज़ होगी, इसलिए आपको इसकी इक्वेशन सही से बनानी है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, 5 वर्ष बाद। तो मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे कि जैकब की जो आयु है, लेट जैकोब्स एज x और सन की एज लेट कर लेते हैं y, ठीक है भाई। तो ये दो चीज़ हमने लेट कर ली कि जैकब की एज x है और इसकी एज y है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स जब आफ्टर होंगे तो दोनों की एज 5 ईयर्स आफ्टर होंगे, यानी कि x + 5 हो जाएगा जैकब, और दूसरी तरफ सन क्या हो जाएगा, y + 5। दोनों की उम्र बढ़ेगी ना भाई समय के साथ, ये थोड़ी है कि एक ही बढ़ता रहेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की, यानी कि यहाँ पे 3 लग जाएगा और इक्वल टू लग जाएगा कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु के। तो दोनों की आयु में तो पहले 5 वर्ष बढ़ रहे हैं और फिर क्या है कि 3 गुनी हो रही है, तो उसे 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है भाई। अगर बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की, तो 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो इसी की तरह करना है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों में से 5 घटा दीजिए। सबसे पहले x - 5 कर दो और यहाँ कर दो y - 5, ठीक है, दोनों में -5 कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, तो यानी कि पिता की आयु होगी 7 गुनी। तो इक्वल टू ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से अपने पास ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इस 2 इक्वेशन को आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जो भी मेथड आपको सबसे ईजी लगता हो अपने हिसाब से उस हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। समझ आया होगा आपको कि बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो दोनों की आयु में 5 वर्ष ऐड होंगे, तो इसलिए हमारी पहली क्वेश्चन हो गई x + 5 और y + 5। फिर क्या है कि 3 गुनी हो जाएगी, तो x + y = 3 × y + 5। नेक्स्ट में क्या है कि 7 गुनी हो जाएगी, तो उससे 7 × y - 5, ठीक है भाई। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। उस एग्जाम्पल में एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कहता है कि एक इंसान की आय, व्यय और बचत की बात करता है। तो अगर आपसे नॉर्मल ही बात की जाए कि एक इंसान की मान लीजिए कुछ इनकम है, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर घटा देंगे और फिर जो बचाएगा वो उसकी सेविंग हो जाएगी। एक इंसान की जितनी भी इनकम है उसमें से जितना वो खर्च लेगा और फिर भी अगर कुछ बचेगा तो उसकी सेविंग के नाम पर ही तो बचेगा। तो यानी कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो आपको ये क्वेश्चन ईजी पड़ेगा कि अगर एक इंसान जितना कमा रहा है, ठीक है, उसमें से जितना वो खर्च देगा और फिर भी अगर उसके पास कुछ बच रहा है या फिर वो बचा पा रहा है तो वो चीज़ उसकी सेविंग कहलाएगी, ठीक है, या फिर बचत कहलाएगी। आय में से जितना व्यय चला जाएगा और फिर उसके पास अगर कुछ बचेगा तो वो बचत कहलाएगा, ठीक है। आय में से व्यय गया, बचत आया। तो ये कॉन्सेप्ट पे अगला आपका एग्जाम्पल बेस है और एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को करना ही ज़रूरी है। देखो एग्जाम्पल क्या है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है,
या फिर 9:7 है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात बोले तो इनकम का अनुपात, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, यानी कि उनके व्यय का अनुपात कितना है 4:3, या फिर एक्सपेंडिचर का। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, उसकी 2,000 रुपये की सेविंग होती है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे और फिर कुछ बच रहा है तो वो सेविंग के रूप में आएगा। तो यहाँ पे उसकी इनकम कितनी है 9x उसकी इनकम मान ली, ठीक है, और सेविंग कितना, उसका खर्च कितना हो रहा है 4x, और फिर उसका बच कितना रहा है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये उसकी सेविंग है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला बी के लिए क्या कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं ए का, ए बी का, तो दूसरे का क्या है 7x - 3y = 2,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x - 3y = y है 2,000। तो ये हो गया। अब हमने इसमें क्या किया था कि आय को तो x लेट किया था और आपका एक्सपेंडिचर को y लेट किया था। तो 9x में से, यानी कि 9x इनकम में से अगर हम 4y एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो उसकी 2,000 बचत हो रही है। और नेक्स्ट वाले की क्या है कि 7x इनकम में से अगर 3y एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो उसकी 2,000 इनकम हो रही है, सेविंग हो रही है। तो आपके पास अब ये दो इक्वेशन आ गई, इसको फिर हम किसी भी मेथड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक आपका अच्छा एग्जाम्पल बनता है, ये आपका पेज नंबर है, कहीं लिखा होगा 60। ठीक है, तो अब मूव करते हैं इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है उदाहरण 13 या फिर एग्जाम्पल 13। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंक को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो दो अंकों की संख्या लेनी है। मान लीजिए मैंने दो अंकों की संख्या ली 10x + y। ठीक है, अब यही क्यों ली है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि यही क्यों ली है। 2x की मतलब दो संख्या की कोई भी इक्वेशन तो ये भी बन सकती है कि 9x + y। पर इसमें क्या है कि मान लो अगर x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू मान लो 1 आ गई और 9 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0 आ गई, तो ये तो सिर्फ 9 रह गया। पर इसमें चाहे y की वैल्यू 0 आ जाए और 1 की x की वैल्यू कोई भी आए तो भी आपकी दो इक्वेशन, दो संख्या वाली ही कोई वैल्यू बनेगी। इसलिए ऐसी वाली इक्वेशन ली जाती है जब भी दो अंकों की संख्या वाली बात हो रही होती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, यानी एक तो ये है और एक इसको उलट दिया, तो इसको उलटने पर क्या बनेगा इसका, यानी कि 10y के साथ आ जाएगा और x अपना क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1 के साथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनके योग कितना है 66 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का एडिशन कितना है 66 है। तो यदि संख्या का अंतर 2 है, यदि इन संख्या का x - y का अंतर 2 है तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो आपको फर्स्ट इक्वेशन देखो, 10x + 1x कितना हो गया आपका 11x, जमा 10y + 1y कितना हो गया 11y = 66। 11 यहाँ पे कॉमन आ गया तो x + y = 11, 6 × 66, यानी कि एक इक्वेशन बन गई है आपकी ये और एक इक्वेशन बन गई है आपकी ये। दोनों छोटी छोटी सी इक्वेशन है, किसी मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे तो उसमें आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसकी भी ऐसी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन सॉल्व मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ कि मैंने आपको 3 मेथड पहले सिखा दिए हैं, उसमें से आप किसी भी से भी अपना इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन मेन बनती है इन क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज को समझ के इक्वेशन सही बनाना इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये है आपकी एक्सरसाइज 3.4। इसका भी क्वेश्चन है सेम है जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने लेट किया कि नूरी की आयु कितनी है x और सोनू की आयु कितनी है y। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले तो यानी कि दोनों ही 5 वर्ष कम की होगी ना, ये थोड़ी कि एक ही पे कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, दोनों की दोनों 5 वर्ष कम होगी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जितनी सोनू की आयु थी उसका 3 गुना कर दिया जाए तो नूरी की आयु आ रही थी। अगला क्या बनता है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पहले तो अपन को 10 वर्ष का कॉन्सेप्ट लगाना है। 10 वर्ष में क्या होगा कि दोनों की आयु में 10-10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की बात देखते हैं। पहले तो दोनों 10 साल बड़ी हो गई। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु कितनी 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की। तो अपने पास 2 इक्वेशन हो गई, इसको फिर से हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसी एक्सरसाइज का आपका 5th भी इम्पॉर्टेंट है। मीना 2000 रुपये बैंक से निकालने गई थी। उसे खजांची या फिर आपका बैंकर जो है कैशियर, उसने 50 और 100 के नोट देने को कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि इन लास्ट उसे 25 नोट्स मिले, जिसमें 50 और 100 के इंक्लूड थे। तो ज्ञात कीजिए कि कितने 50 के थे उसके अंदर नोट और कितने 100 के थे। तो टोटल उसे कितने मिले भाई? 2000। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले 50x प्लस 100y मिलाकर कितना उसका पैसा बन रहा है? 2000 रुपये बन रहे हैं, क्योंकि उसके 2000 में यही दोनों तो इंक्लूड है। बस हमें x और y की वैल्यू नहीं पता कि x नोट्स कितने होंगे 50 के और y नोट कितने होंगे 100 के, और उसकी टोटल राशि 2000 बन रही है। आगे भी बात की जाए तो उसने कुल नोट 25 प्राप्त किए हैं, यानी कि x प्लस y करके उसको 25 नोट मिले हैं। तो ये दो इक्वेशन अब आपके पास फिर से हो गई। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है, फिर से आपका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये वो उस किराए भाड़े वाले की तरह है जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी टैक्सी का किया था, सेम उसकी तरह। पेज नंबर 64 एनसीईआरटी की बुक का है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी कि 3 दिन का किराया फिक्स है, जैसे कि उसमें पिछले 10 किलोमीटर का फिक्स किराया हुआ करता था, पिछले 10 डिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद से क्या था कि उसने आगे किराया बढ़ाता रहता था। तो इसमें भी क्या है कि एक कोई भी आपका फेयर है, उसमें 3 दिन तक अगर आप अपनी बुक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका फेयर फिक्स होगा, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको अलग से देना होगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि कोई सूसी नाम की लेडी है उसने 21 रुपये दिए 5 दिन तक रखने के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम लेट करते हैं अपना x क्या है, लेट करते हैं कि x क्या है आपका नॉर्मल फेयर, या फिर नियत भाड़ा, ठीक है, और y क्या है आपका एक्स्ट्रा चार्ज या फिर अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। सबसे पहले तो x डेज तो दोनों ने रखा, नूरी ने भी और सूसी ने भी, ठीक है। फिर अतिरिक्त चार्ज उसने कितने दिन का दिया? जैसे कि सरिता ने दिया 7 दिन का, तो 7 में से 3 गए 4 दिन, तो 4 दिन का उसने x प्लस 4 दिन कितने हो गए? 27 रुपये। x तो आपका नॉर्मल चार्ज है, प्लस उसने क्या दिया है? 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज दिया है। तो कुल मिला के उसने दोनों दिन के दोनों टाइम के मिला के 27 रुपये दिए। ऐसी इसने x दिन जमा इसने 5 दिन और लगाया था, तो 5 में से 3 गए 2 दिन, तो इसका कितना हो गया? 21 रुपये। तो ये दो इक्वेशन बन गई इसकी। अब दो इक्वेशन को फिर से आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या था कि उसने 3 दिन तो फिक्स रखने हैं, 3 दिन की अतिरिक्त आप लगाएंगे तो आपका अतिरिक्त किराया लगेगा। तो सरिता ने 7 दिन लगाए, तो यानी कि x तो अपना क्या हो गया? फिक्स चार्ज हो गया, प्लस 7 है यानी कि 3 हटा देंगे तो 4y = 27। ऐसे ही सूसी ने कितना किया था? 5 दिन यूज़ किया उस फेयर को, तो x + 2y = 21। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर हो गई है। फिर इसको आप किसी मेथड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, सेम जो अभी इससे पिछला क्वेश्चन किया है और सेम जो टैक्सी वाला है, ये तीनों बिल्कुल सेम है। एक छात्रावास में यानी कि ऐसा क्वेश्चन आने के आपके चांसेस भी है जिसमें क्या है, एक चीज़ को फिक्स कर दिया जाता है और एक चीज़ टाइम टू टाइम आपकी एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में बढ़ती जाती है। तो एक छात्रावास में मासिक व्यय का भाग नियत है, या फिर हम कहें कि कुछ टाइम तक अगर कोई बच्चा रहता है, 1 मंथ तक रहता है, तो उसका भाग नियत है, और शेष निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। यानी कि मासिक व्यय अपन मान सकते हैं उसका मंथली चार्ज तो है, उसका मंथली चार्ज उसको x मान सकते हैं, और उसके जो डेज़ हैं उसको हम y मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि एक विद्यार्थी है A जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करता है। यानी कि एक तो उसका मंथली चार्ज हो गया, प्लस उसने कितने दिन खाना खाया? 20y दिन, तो इसका कितना चार्ज दे रहा है वो? 1000 रुपीज़। आगे बात करते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B है जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। यानी कि फिर से उसका भी क्या है कि x तो उसका मंथली चार्ज हो गया, प्लस उसने कितने दिन खाना खाया था? 26 दिन खाना खाया था, तो 26y, और उसके टोटल पे कितना कहता था? 1180 रुपये। तो ये फिर से अपनी दो इक्वेशन हो गई, इसको किसी मेथड से सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारी एक्सरसाइज में था, हमने किया नहीं था, एक करके देख लेते हैं, बाकी फिर आपसे बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश क्या होता है? आपका न्यूमिनेटर होता है, यानी कि अंश मान लो x है, उसके न्यूमिनेटर में से 1 घटाएंगे, ठीक है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है अगर उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, यानी कि अंश में से ही 1 घटाया है, हर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो वो कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
यानी कि सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती हैं, 1/4 हो जाती है। तो फिर से ये 2 इक्वेशन हो गई आपके पास, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसमें, उस पर चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई बच्चा है यश, उसने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसके प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर ये। तो लेट कर लेते हैं कि जो भी उसका राइट आंसर होगा उसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी उसका रॉन्ग आंसर होगा उसे वाई से। तो क्वेश्चन कह रहा है 3x - 1y इक्वल टू करके उसे कितने मार्क्स मिले, 40। अब भाई माइनस क्यों किया है, रॉन्ग आंसर के लिए तो घटा ही हो गए ना, उसके नंबर जुड़ेंगे तो आठ नहीं, तो इसलिए 3 तो उसके सही उत्तर, घटा किया उसका एक उत्तर, तब जाके उसके 40 नंबर आए हैं। क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता इसलिए हमने एक्स वाई लेट किया है। अब क्या है कि उसे 4 अंक मिलते हैं सही के, यानी कि अगली बन जाएगी 4x घटा 2 अंक कटते हैं तो 2y इक्वल टू कितने नंबर बन जाते हैं उसके, 50 नंबर बन जाते हैं। तो फिर से 2 इक्वेशन हो गई अपने पास, इसे आप किसी मेथड से सॉर्ट आउट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं, देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कोई है तो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई नाव है, ठीक है, आपकी कोई बोट है जो कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अपस्ट्रीम तय करती है और 44 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है डाउनस्ट्रीम तय करती है 10 आवर्स में। 40 किलोमीटर का अपस्ट्रीम और 55 का डाउनस्ट्रीम 13 घंटे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि धारा की चाल या फिर बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, और अपना क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। ठीक है, तो लेट करते हैं, धारा की चाल को लेट कर लेते हैं x, या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं अपनी, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हैं y। यही क्वेश्चन हमसे मांग भी रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन अपस्ट्रीम कितना है, 30 किलोमीटर। अपस्ट्रीम क्या होता है कि मान लो अगर धारा इस साइड जा रही है तो बोट इस साइड जा रही है, यानी कि क्या जा रही है, उसके प्रतिकूल जा रही है। प्रतिकूल बोले तो उल्टी साइड जा रही है। ठीक है, उल्टी साइड, यानी कि धारा इस साइड बह रही है और नाव उस साइड जा रही है, तो क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इसलिए 30/x - y प्लस 44 किलोमीटर कितनी जा रही है, अपनी डाउनस्ट्रीम जा रही है, यानी कि 44। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि अनुकूल, जैसे कि मान लो धारा ऐसी है, धारा भी इधर ही चल रही है और बोट भी इधर ही चल रही है। ठीक है, सेम दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या है, अनुकूल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सीधा रहेगा, ये अनुकूल मतलब सीधा, तो इसलिए क्या है, प्लस हो जाएगा x + y। इसमें कितने लगते हैं, उसे 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है, आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पर क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है कि टाइम मांग रहा है। ठीक है, चाल बताने को कह रहा है, तो फिर इसमें टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। यही दे रखा है हमको, 10 आवर्स क्या है अपना टाइम है, आवर्स में है ना ये, और ये क्या है अपना 30 किलोमीटर, किलोमीटर में कोई यूनिट होती है, डिस्टेंस होता है, अपॉन में स्पीड x - y। ऐसी डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर अपना डिस्टेंस, अपॉन में स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी सेकंड इक्वेशन बनेगी, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 40/x - y प्लस 55/x + y, और ये कितने में है, 13 आवर में। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, आप लेट कर लोगे x - y को p और x + y को q। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 30p प्लस 44q इक्वल टू 10, और ये 40 1/p मान लो इसे, 1/q, या फिर इससे 1/x/y इक्वल टू p, और ये 1/x + y अपॉन q। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40p प्लस 55q इक्वल टू 13। अब बस ये सिंपल सी 2 इक्वेशन हो गई, इसको किसी मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ रहेगा आपका इक्वेशन। देखते हैं इसमें और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या।
चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक नाव वाला क्वेश्चन किया था आपका, अब ये 3.6 एक्सरसाइज है आपकी, पेज नंबर आपको दिख सकता है 75। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वो अनुकूल चल रही है यानी कि फेवर में चल रही है। ठीक है, फेवर आपका डाउन स्ट्रीम भी हो जाएगा, तो फेवर में जब वो चल रही है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, क्वेश्चन इधर का डिस्टेंस क्या है आपका 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर लिख लिया। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी u+v, क्योंकि ये क्या है अनुकूल है, फेवर में है, डाउन स्ट्रीम है। टाइम कितना दे रखा है 2 घंटे, तो 2 घंटे ले लिया। अभी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 पे, यानी कि u+v इक्वल टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि प्रतिकूल चलता है यानी कि अपस्ट्रीम चलता है, अपस्ट्रीम चलता है फिर अगेंस्ट फेवर में चलता है। ठीक है, फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कितना है उसका 4 किलोमीटर, ये दे रखा आपको। टाइम सेम है 2 घंटा। इस बार स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि इस बार वो क्या चल रहा है आपका अगेंस्ट चल रहा है, तो 2 से 2 पे 4 कट जाएगा, 2 = u-v हो जाएगा, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को किसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि u और v होता क्या है आपका। u क्या होता है आपकी पानी की चाल, ठीक है, और v क्या होता है कि आपका धारा की चाल। जैसे कि मान लो एक नाव है, ठीक है, वो जब पानी में चलती है तो 2 चीज़ हो सकती है, जैसे कि मान लो एक तो नाव की स्पीड क्या है और एक पानी की स्पीड क्या है। ठीक है, दोनों की स्पीड हमें देखनी होती है अगर कोई भी चीज़ चल रही होती है, चाहे वो हवा में चले चाहे वो पानी में चले। जैसे कि मान लो आंधी आ रही है, अगर आप आंधी के विपरीत चलेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि आप अपनी स्पीड तेज़ कर रहे हैं पर आंधी की स्पीड भी तेज़ है और दोनों विपरीत दिशा में है, यानी कि आप आंधी के विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए जब भी प्रतिकूल होता है या फिर डाउन अपस्ट्रीम होता है तो हम नेगेटिव में लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों की स्पीड को घटा देते हैं, कि उस क्या है उस व्यक्ति की स्पीड कम हो रही है। जैसे कि आंधी में चलने वाले व्यक्ति की स्पीड कम हो रही है जब वो आंधी के विपरीत चलता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है, क्योंकि जिस तरफ आंधी चल रही है अगर एक व्यक्ति उसी तरफ चलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही जिस तरफ पानी की धार चल रही है अगर उसी तरफ एक नाव चलेगी तो उसमें भी क्या होगी, नाव की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं और अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं। और u-v होता क्या है, u होता है आपका स्थिर पानी में चाल नाव की, और v क्या होता है आपका कि जो भी धारा की चाल है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये टाइम एंड वर्क से है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदे का हो या फिर कोई भी काम हो, किसी भी काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने लोग कर सकते हैं भाई, 2 महिलाएं 2 वुमन प्लस 5 मैन किसी एक काम को साथ में 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ये पूरे काम करने में 4 दिन लगेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जबकि 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा, इक्वल टू x इंटू वुमन। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों लिया है, तीनों चीज़ इक्वल में ही क्यों लिए, क्योंकि उसने कहा है कि काम तो सेम रहेगा। उसी काम को 2 महिला और 2 पुरुष मिलकर 4 दिन में करे, उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। अब उसी काम को अकेली महिला कितने दिन में करेगी या फिर अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये हमको बताना है, तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को इक्वल में रखा है। अब देखो, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि इन दोनों से वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 2 4 जा 8W प्लस 5 4 जा 20 मैन, 3 3 जा 9W प्लस 6 3 जा 18 मैन। अभी उधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा W इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 2M, तो W/M इक्वल टू 2:1, यानी कि एक आदमी जितना काम करता है उसका दुगना काम एक महिला कर लेती है। ठीक है, इसके हिसाब से हमको ये समझ आ रहा है। तो यानी कि वो पूछ रहा था कि एक अकेली महिला इस काम को कितने दिन में कर लेगी, तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क अपना कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से रख लेगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मतलब इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, वैल्यू सेम आएगी। तो वुमन की कितनी है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस मैन की कितनी है 1, तो 5 1 जा 5।
बाहर की तरफ रखें यहाँ पे 4, तो 4 लिख दो। 5 4 9 9 4 जो 36, तो 36 के अपना टोटल वर्क आ गया। तो एक महिला इसको कितने दिन में करेगी? 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 से भाग कर दिया तो 18 दिन आ गया, यानी कि 18 दिन में एक महिला इसको कर सकती है। बात करें पुरुष की, पुरुष कितने दिन में कर लेगा? तो पुरुष 36 दिन में इसको पूरा करेगा, कि उसकी क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे जब 36 को, तो 36 ही आ जाएगा। यानी कि ये तो आपका आ गया वुमन का और ये आपका आ गया मैन का। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है और लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि एक लड़की है, उसको 300 किलोमीटर जाना है और वो इसके लिए क्या करती है? 2 वाहनों का यूज़ करती है या फिर आपके 2 व्हीकल का यूज़ करती है। पहला रेलगाड़ी हो गया, दूसरा बस हो गया। यदि वे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कि आपका डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, तो यानी कि टाइम का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है आपका? 4 घंटे। अब वो उसे पूरा कैसे करती है? 60 किलोमीटर तो वो किससे चलती है? आपका ट्रेन से, प्लस आपका जो बाकी बच गया 300 में से 60 घटाए 240 बच गए, वो किससे करती है? बस से। ठीक है, ऐसे ही आपका जो अगला है कि वो 100 किलोमीटर किससे करती है? ट्रेन से, प्लस 10 मिनट अधिक लगते हैं, बाकी अपना बस से करती है। तो यानी कि 300 में से 100 गए तो 200 किससे कर देगी? वो बस से कर देगी। अब यहाँ पे क्या है? उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 10/60, 4 में 10/60 जुड़ जाएगा तभी तो उसका अधिक टाइम निकलेगा। तो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया? 4 1/6 बन गया। 4 6 24, 25/6, यानी कि इतना टाइम उसे इसके लिए लगता है। तो फिर से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको किसी मेथड से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय।